हेलो दोस्तों, सुपर स्काई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और प्रैक्टिस सेट में लेके आ गया हूँ 18। तो सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट आ जाइए, जुड़ जाइए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 18 नंबर प्रैक्टिस सेट है। जैसे कि हमने 17 प्रैक्टिस सेट करा दिए यूपी होमगार्ड के, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वहाँ से लेके आए थे। टारगेट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो बगैर देरी किए हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यूनिक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं और क्वेश्चन के लिए बहुत ही आप सावधानी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा, जो भारत है वो अधिकांश अपनी पश्चिमी जो सीमा है वो किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है। वो ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत अपनी पश्चिमी सीमा अधिकांश साझा करता है, ये आपको समझना है मेरे भाइयों। पाकिस्तान, भूटान, चीन, म्यांमार। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा मेरे भाइयों। इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा, क्योंकि जो चीन है वो पूर्व उत्तर में है। वो पूर्व और उत्तर में है, ये आपको याद रखना है। चीन वो पूर्व उत्तर में है और म्यांमार ये हमारा ये पूर्व में है। ये पूर्व में भारत का हिस्सा पहले ये था, ये भी पहले भारत का हिस्सा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। शिखर हिमालय का कौन सा एक भाग है, ये इसमें पूछ रहा है मेरे भाइयों। कौन सा एक भाग है ये आपको बताना है। धूपगढ़, कलसुबाई, कामेट, तारामती। तो देखो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जो पर्वत शिखर का हिमालय का एक जो भाग है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कामेट। कामेट एक पर्वत शिखर हिमालय का भाग है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा मिट्टी के बने हैं। भारत के जो उत्तरी मैदान है वो किस मृदा मिट्टी के बने हुए हैं। उत्तरी मैदान किस मृदा मिट्टी के बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काली मिट्टी, काली मिट्टी के तो नहीं बने हुए मेरा भाई। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। काली मिट्टी में ही सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, में कपास की खेती होती है, कपास की खेती होती है। कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, बुंदेलखंड में होती है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा खेती, सबसे ज्यादा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में होती है। ओके, तो लेटेराइट मृदा, जो लेटेराइट मृदा है मेरे भाइयों, लेटेराइट मृदा ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ये पश्चिमी क्षेत्र में। जलोढ़ मृदा ये उत्तरी मैदान में पाई जाती है मेरे भाइयों। उत्तरी मैदान, ये उत्तरी मैदान में पाई जाती है। ये उत्तरी मैदान राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पीट या जैविक मृदा, पीट या जैविक मृदा है, ये दलदली जहां पे जगह होती है वहां पाई जाती है, दलदल में पाई जाती है। दलदल में पाई जाती है मेरे भाई, दलदल, दलदल में पाई जाती है, दलदल में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये दलदल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे भाइयों, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है मेरे भाइयों, उत्तराखंड, असम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ स्थित है मेरे भाइयों, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना, उत्तराखंड के पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़। ओके मेरे भाइयों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किस राज्य को लाभ हुआ इंदिरा गांधी नहर से। तो इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत ही होती है राजस्थान से मेरा भाइयों। ये जो दूरी तय करती है 530 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये राजस्थान से होते हुए और अन्य शहरों से होते हुए पंजाब चली जाती है मेरे भाइयों। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है।
सबसे ज्यादा जो लाभ उठाया है, सबसे ज्यादा किस राज्य ने उठाया है, वो उठाया है पंजाब, राजस्थान ने। और ये 530 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तय करती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसको, इंदिरा नहर भी कहते हैं। इसको इंदिरा नहर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, इसको इंदिरा नहर भी कहते हैं मेरे भाइयों, इसको इंदिरा नहर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत में आस, अमन और बोरो का संबंध, शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? आस, अमन और बोरो। देखो मेरे भाइयों, ये हैं तीन चीजें लेकिन फसल एक से ही संबंध है। ये मैं आपको समझा दूं ये कैसे क्या होता है। जो आस है और अमन है और बोरो का सब संबंध किस फसल से है मेरे भाइयों? धान, गेहूं, गन्ना, चना। तो इसका जो संबंध है वो धान से है, क्योंकि आस, आस जो है मेरे भाइयों, आस, ये जो धान है, ये धान जो है वो तीन जगहों पर अलग अलग समय पर पैदा किया जाता है। आस, अमन और बोरो ये तीन समय पर पैदा किया जाता है, इसीलिए धान एक वो फसल है जो तीन समय पैदा किया जाता है। ये आपको याद रखना है मेरे भाइयों, ये आपको याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो जिले के बारे में पूछ रहा है, जिले के बारे में पूछ रहा है मेरे भाइयों, ये आपको याद रखना है। राज्य के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, कोल्लम, ठाणे, अजमेर, पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाणे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाणे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाइयों। किस क्षेत्र में भूजल, किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो मेरे अच्छे भाइयों जो होंगे, जो बहुत ही समझदार होंगे, वो देखते इसको बता देंगे, ये देखते इसको बता देंगे। भूजल, 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 ठीक है, का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कृषि, घरेलू, शिक्षा, औद्योगिक। देखो सबसे ज्यादा किया जाता है मेरे भाइयों कृषि में, कृषि में सबसे ज्यादा जल का उपयोग किया जाता है, कृषि में सबसे ज्यादा जल का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। घर पे तो हम बहुत ही कम यूज करते हैं, शिक्षा में भी बहुत कम यूज करते हैं, औद्योगिक में बहुत कम यूज करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? किस परत में पाई जाती है ओजोन परत? किस परत में पाई जाती है? ठीक है, मध्यमंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। किस मंडल में पाई जाती है मेरे भाइयों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है, वो समताप वायुमंडल में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है मेरे भाइयों? किसके रूप में जाना जाता है? देखो पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको किसके रूप में जाना जाता है? वही भाग सबसे कठोर और सबसे ज्यादा मजबूत होता है, ये भी आपको याद रखना है। ज्वालामुखी नहीं, भूपरपटी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। भूपरपटी के नाम से जाना जाता है, भूपरपटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? वो आते हैं आपके स्थल मंडल में, वो आते हैं आपके स्थल मंडल में, वो आपके आते हैं स्थल मंडल में। स्थल मंडल में सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं, ये आपको याद रखना है, स्थल मंडल में सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो विख्यात जो भारत माता मंदिर स्थित है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, मेरठ में। तो वो कहाँ स्थित है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों? तो वो वाराणसी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। जो विख्यात भारत माता का मंदिर है वो वाराणसी में स्थित है, वो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं।
नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? मेरे भाइयों बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर। गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। लेकिन नोएडा जो एनसीआर में ये भी एनसीआर में आता है मेरे भाइयों। ये तीनों जिले एनसीआर में आते हैं, एनसीआर में आते हैं। ये तीनों जिले कहाँ आते हैं? एनसीआर में आते हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में आते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले कहाँ इसमें आते हैं? एनसीआर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में जनपदों में किसमें महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि वह कौन सा जिला है, वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम रही है, सबसे कम रही है मेरे भाइयों। तो इसके बारे में आपको बताना, रामपुर, इटावा, श्रावस्ती, बहराइच। देखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, श्रावस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रावस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34.80%, 34.80% इसकी साक्षरता दर रही है महिलाओं की। और सबसे ज्यादा मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा किसकी रही? गाजियाबाद की। गाजियाबाद की रही है सबसे ज्यादा, 81.20% इसकी रही है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश की कितनी है मेरे भाइयों? उत्तर प्रदेश की महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है मेरे भाइयों? 57.18%। ये आपको याद रखना है, ये आपको मेरे भाइयों याद रखना है। साक्षरता दर से अगर पूछ लेगा तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाइयों, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं मेरे भाइयों? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली में क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपयुक्त सभी। मेरे भाई बुंदेलखंड में तो नहीं पाए जाते होंगे क्योंकि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ काली मिट्टी और यहाँ कपास की खेती होती है, यहाँ कपास की खेती होती है, ठीक है। ये तो राइट आंसर नहीं है इसका। सिंगरौली में पाए जाते हैं जो कि सोनभद्र में पड़ता है। सोनभद्र, सिंगरौली जो कि सोनभद्र में है मेरे भाइयों, जो कि सोनभद्र में है। सिंगरौली जो कि सोनभद्र में पड़ता है। तो सिंगरौली में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार पाया जाता है मेरे भाइयों। यमुना एक्सप्रेस वे है, देखो मेरे भाइयों, यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक है? बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है मेरा भाइयों, वो बिल्कुल नहीं है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक नहीं है, आगरा से इलाहाबाद तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा जो है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, जो है वो आपका यमुना एक्सप्रेस वे। और ये कब बना था? ये 2012 में बना था मेरे भाइयों, ये 2012 बना था। इसका उद्घाटन किया था माननीय जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव जी ने। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना मेरे भाइयों। उत्तर प्रदेश में पंडित बिरजू महाराज का कथक संस्थान स्थित है। कहाँ कथक संस्थान स्थित है? आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो जो पंडित बिरजू महाराज का कथक स्थान स्थित है मेरे भाइयों, वो कहाँ स्थित है? वो है लखनऊ में स्थित। वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सरसों उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। यहाँ सरसों नहीं होगा, यहाँ सरसों नहीं होगा, यहाँ सुरमा होगा। सूरमा, तो काटो, सूरमा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरसों वाला कोई ऐसा है ही नहीं जो प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वो क्या है? वो बरेली है मेरे भाइयों, वो बरेली है, वो बरेली है। मुरादाबाद पीतल नगरी, पीतल नगरी, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मेरे भाइयों, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से। वाराणसी वस्त्र उद्योग के लिए,
वस्त्र उद्योग यहाँ पे बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी भी मिलती है, आपको पता होगा, सबको पता होगा, यहाँ पे बनारसी साड़ियां मिलती हैं और कपड़े का सबसे ज्यादा यहाँ पे व्यापार होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है, वो कहाँ है मेरे भाइयों, वो कहाँ है मेरे भाइयों, वो कहाँ है? फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर, झांसी में। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, वो कहाँ है? वो मेरठ में है। ये कब बना था, इसका कब उद्घाटन हुआ था और कब बन के तैयार हुआ था मेरे भाइयों? इसकी जो नींव रखी गई थी, इसकी जो नींव रखी गई थी वो अक्टूबर 2000 में रखी गई थी, अक्टूबर 2000 सन में रखी गई थी मेरे भाइयों। और ये बनकर जो तैयार हुआ था, ये बनकर तैयार हुआ था, ये बनकर मेरे भाइयों तैयार हुआ था मार्च 2002 में। ये मार्च 2002 में बनकर तैयार हो गया था। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है मेरे भाइयों। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम जो आरंभित हुआ था, कब आरंभ हुआ था? मिड डे मील कार्यक्रम जो भोजन वितरण कराना स्टार्ट हुआ था, वो कब से स्टार्ट हुआ था? ये इसमें आपको बताना है मेरे भाइयों, कब स्टार्ट हुआ था? वर्ष 1985 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1997 में। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1995 में जो मिड डे मील का कार्यक्रम था वो आरंभ हुआ था, वो आरंभ हुआ था 1995 में। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया मेरे भाइयों? द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में उर्दू को। वो कब किया गया? वो कब किया गया उसके बारे में आपको बताना है, हमें बताना है, सबको बताना है। 1979 में नहीं किया गया मेरे भाइयों, 1961 में नहीं किया गया, 1989 में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का रूप दिया गया, घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जुलाई 2025 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? पहली महिला फाइटर पायलट बनी। महिलाएं किसी से कम नहीं, बहुत जज्बा है, बहुत शक्ति है और बहुत हुनर है हमारे देश की महिलाओं में। इसमें बताता है कि वह महिला कौन सी है जो फाइटर पायलट बनी। मेरे भाइयों आस्था पूनिया नाम सुना होगा, आस्था पूनिया जो थी वो पहली महिला फाइटर बनी थी, पायलट। ये आपको याद रखना है, आस्था पूनिया आपको याद रखना, कभी भी नहीं भूलना मेरे भाइयों, कभी भी नहीं भूलना, बहुत ही महान नाम है ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है मेरे भाइयों। ये क्वेश्चन सुनते ही आपके ना रोम रोम खड़ा हो जाएगा मेरे भाइयों। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और बहुत ही नमन करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जून 2025 में किस राज्य के तनवीर सिंह ने माउंट एलब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? मेरे भाइयों अगर मैं इसकी उम्र बताऊंगा ना बच्चे की, तो आप ना एक सरप्राइज मानोगे कि क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया। आप सरप्राइज मानोगे क्या कर दिया। वो जो तनवीर सिंह है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पंजाब के हैं, वो हैं पंजाब के। उनकी उम्र रही है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, उनकी उम्र रही है 6 वर्ष। 6 वर्ष में वो 5642 मीटर ऊंचाई यानी कि अप्रोक्सीमेटली 18,500 फीट ऊंचाई पर वो चढ़ने वाले सबसे पहले उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया सबसे कम उम्र में। अब 6 साल की उम्र में, इससे कम की उम्र में कौन ही रिकॉर्ड बनाएगा? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे भाई। 6 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने माउंट एलब्रुस पर चढ़ने का सबसे पहला रिकॉर्ड बनाया मेरे भाइयों। वो कितना चढ़े थे? अप्रोक्सीमेटली 18,500 फीट ऊंचाई पे चढ़े थे। 18,500 फीट यानी कि 5642 मीटर, 5642 मीटर, 5642 मीटर ऊंचाई पे चढ़े थे मेरे भाइयों। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जज्बा लाने का, कुछ कर दिखाने का मेरे भाई। 6 वर्ष के बच्चे ने वो कर दिखाया जो और कोई करने का साहस नहीं करेगा। हमारा भारत महान है मेरे भाइयों, हमारा भारत महान है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। जुलाई 2025 को प्रसिद्ध मेडलिस्ट और
मैजिशियन सुहानी शाह। सुहानी शाह का सबने नाम सुना होगा, जो दिमाग पढ़ लेती हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, वो सब सोच के आपको बताएंगे कि आपने अभी क्या सोचा, किसके बारे में सोचा और आप क्या करना चाहते हो, वो सब बता देते। सुहानी शाह का नाम सुना होगा, आपने वीडियोस देखी होंगी। को किस देश द्वारा आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला मेरे भाइयों? किसको मिला? वो कहा, मतलब किस देश ने कराया था? वो इटली ने कराया था मेरे भाइयों, वो इटली ने कराया था। वो किसने कराया था? इटली ने। सुहानी शाह को जो बेस्ट मैजिशियन का पुरस्कार मिला गया, अवार्ड मिला गया, वो इटली ने कराया था, इटली के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, मई 2025 में कौन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देखो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी जो मुर्मू हैं, वो पहली आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति हैं। तो ये भी आपको याद रखना है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। पहली महिला एड डी कैंप नियुक्त हुई। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीक्षा सिंह, ये नहीं हुई मेरे भाइयों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमांडर एसवी सोलंकी। ये क्या हुई थी? एन डी कैंप नियुक्त हुई थी। ये एनडी कैंप नियुक्त हुई थी मई 2025 में, मई 2025 में नियुक्त हुई थी। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। जून 2025 में कौन नासा के स्पेस एक्स प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी? मेरे भाइयों महिलाएं जो कर रही हैं भारत की महिलाएं कर रही है, बहुत ही गर्व का हमारा जो भारत का है, वो बहुत ही सर गर्व से उठ रहा है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? झांसी तिवारी, राधिका कुमारी, दीपिका कुमारी, रजनी कुमारी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे जिगर के टुकड़ों, जून 2025 में कौन नासा के स्पेस एक्सप्रेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी? फटाफट बताइए, फटाफट इसका बताइए कौन बनी है। इसका आंसर आप देना कमेंट में, बताऊंगा नहीं। ये सबको पता होना चाहिए मेरे भाइयों, ये सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिसमैच है, यहाँ पे मेरे भाई मिसमैच है, यहाँ पे थोड़ा मिसमैच है, इसको थोड़ा डिनाई करो आप, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था मेरे भाइयों मेरे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी संस्थान स्थापित किया गया था, संस्थान स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे भाइयों, यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा लिख गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आपको बता चुका हूँ, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये शायद मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, ये मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, और ये क्वेश्चन था बाकायदा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। तो इसका आंसर आप कमेंट में देना, मैं तो दूंगा नहीं मेरे भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है मेरे भाइयों? वो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, वो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। 2025 में मेरे भाइयों 20 श्रेणियों में से 27 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम है पुलित्जर। पुलित्जर जो पुरस्कार है वो भारत के 20 श्रेणियों में से 27 पत्रकारों को पत्रकारिता का ये पुरस्कार दिया गया मेरे भाइयों। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा प्राधिकरण है मेरा भाई? सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश सरकार है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नहीं है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नहीं है मेरे भाइयों। संघ लोक सेवा आयोग नहीं है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो मजिस्ट्रेट नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण है। ये आपको याद रखना है मेरे भैया, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32, 31 स्किप हो गया शायद, 32 आ गया, 30 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बाल गंगाधर द्वारा लिखी गई पुस्तक। देखो मेरे भाइयों, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले जो क्वेश्चन,
वो आपको उसको कमेंट में देना, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, वो कौन सी है? जॉन ऑफ द वेस्ट, द ओरायन, यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया। मेरे भाइयों, द कॉल टू यंग इंडिया ये तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, ये तो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और जो हम बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ओरायन लिखी हुई पुस्तक है मेरे भाइयों। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? भारत और नेपाल के मध्य विवाद, भारत और नेपाल के मध्य जो छोटा सा विवाद है मेरे भाइयों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सीमा के लिए, किस क्षेत्र के सीमा के लिए है? बनबसा, काला पानी, जोगबनी, रक्सौल। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला पानी, जो नदी है काला पानी से विवाद है, काला पानी से विवाद है मेरा भाइयों, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे भाई, आधा छोड़ के नहीं करेंगे, आधा छोड़ के नहीं करेंगे। इसमें लिखा कौन सा गलत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, महिला ई हॉट, स्वाधार गृह, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना योजनाओं के संदर्भ में गलत है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? बहुत ही अच्छा, एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। वंचित बच्चे निम्नलिखित अभाव में किस अभाव के कारण पीड़ित होते हैं? किस अभाव के कारण पीड़ित होते हैं? धन का अभाव, शिक्षा का अभाव, पोषण का अभाव, उपयुक्त सभी। देखो, धन का अभाव होगा फिर भी होंगे, शिक्षा का अभाव होगा फिर भी होंगे, पोषण का अभाव होगा फिर भी होंगे, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। ये मेरे भाइयों, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? इसमें पूछा समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंचना, ये गंभीर शिकायत नहीं है मेरे भाइयों, ये गंभीर शिकायत नहीं है, ये गंभीर शिकायत नहीं है, ठीक है, ये गंभीर शिकायत नहीं है। फॉरेस्टर के द्वारा की गई शिकायत दर्ज करने से मना करना, मेरे भाइयों ये भी नहीं है। यथोचित कार्रवाई के मामलों को हल करने की कोशिश नहीं करना, ये भी नहीं है, ठीक है। अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में लेना और उसे यातना देना, यातना देना मतलब ये होता है कि उसके लिए, यातना देने का मतलब मेरा भाई ये होता है कि उसके लिए गहरी चोट पहुंचाना, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंभीर शिकायत कौन सी है? अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में लेना और उसे यातनाएं देना, मेरे भाइयों उसे यातनाएं देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? मेरा भाई ये महीने की बात कर रहा है, ये दिन की बात नहीं कर रहा, तो महीने में ही ऑप्शन होगा, महीने में ही आंसर देना है। तो ये नवंबर महीने में मनाया जाता है, ये नवंबर महीने में दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, गैलीलियन उपग्रह या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाइयों। गैलीलियन उपग्रह या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं? नेपच्यून, शनि ग्रह, बृहस्पति, अरुण ग्रह। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह के या चार चंद्रमा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव, प्रसिद्ध जो पुस्तक है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, वो किसने लिखी है? वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो किसके द्वारा लिखी गई है मेरे भाई? बिल गेट्स के, एम एन कश्यप, लॉर्ड चेस्टल,
थॉमस हार्डी, वो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई मेरे भाइयों, वो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई, ये आपको याद रखना है। वो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाइयों। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये सबको पता है, ये सबको पता है, लेकिन सारे क्वेश्चन मैं छोड़ नहीं सकता कमेंट बॉक्स के लिए। चलो मैं इसमें बता देता हूँ मेरे भाई। जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है ना, वो आपका कथक है। कथक, वो आपका क्या है? कथक। भारतनाट्यम कहाँ है मेरे भाइयों? भारतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, और मेरे भाई कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है, ये आंध्र प्रदेश का है, ये आंध्र प्रदेश का है। ये देखो सारे सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिए, ये आपको याद रखना। सारे सारे मेरे भाई इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? क्या है मेरे भाइयों? क्या है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों? वो क्या है? जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन और बढ़ावा देता है और स्थायी कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है मेरे भाइयों, और सब्सिडी प्रदान करता है। PMFBY ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करती है और कृषि समुदायों में युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करती है। यह कृषि बाजारों को नियंत्रित करता है और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये तीनों इसके राइट आंसर नहीं है, ये तीनों इसके राइट आंसर नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना। कृषि क्षेत्र में अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल हानि के खिलाफ किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करता है, बीमा कवरेज प्रदान करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत जगह बाढ़ आ जाती है, धान खराब हो जाते हैं, गन्ना खराब हो जाते हैं, तो भारत सरकार जो है वो उसका मुआवजा देती है, उसका मुआवजा देती है, जो भी उसका उसके हिसाब से बनता है। ये आपको याद रखना मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 42, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया मेरे भाइयों? 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया, 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, ठीक है। रियल किस देश की, रियल नहीं होता, रियाल होता, किस देश की मुद्रा है? ब्राजील, अफगानिस्तान, भूटान, कनाडा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, रियाल किस देश की मुद्रा है? मुद्रा के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये डबल क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, ये ब्राजील की है। ये कहाँ की है? ये ब्राजील की है। ये कहाँ की है मेरे भाइयों? ये ब्राजील की है। अफगानिस्तान में अफगानिस्तानी रुपया चलता है, भूटान में भूटानी न्यूट्रम चलता है, कनाडा में कनाडिया डॉलर चलता है मेरे भाइयों। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो है कौन सा दिन है जिस दिन धूम्रपान निषेध के रूप में मनाया जाता है? मैं तो कह रहा धूम्रपान बंद ही हो जाना चाहिए मेरे भाइयों, धूम्रपान बंद ही हो जाना चाहिए। ये आपको याद रखना है, ये आपको मेरे भाई याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? मार्च का दूसरा बुधवार, मेरे भाई बिल्कुल सही है, मार्च का दूसरा बुधवार को ही धूम्रपान दिवस के रूप में मनाया जाता है, मार्च का दूसरा बुधवार, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना, भूलेंगे नहीं कभी भी। इथियोपिया की मुद्रा क्या है मेरे भाई? इथियोपिया की मुद्रा क्या है? ये जो अगर जिसने पहले क्लास लिया होगा वो बता देगा, वो देखते ही बता देगा जिसने पहले क्लास लिया होगा। इसका जो मुद्रा है वो ऑप्शन नंबर डी बिर्र मुद्रा है मेरे भाइयों, वो बिर्र मुद्रा है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? 46 क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? किसको मिलता है मेरे भाइयों? वो ग्रुप ए को मिलता है। वो किसको मिलता है? वो ग्रुप ए को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप ए हो जाएगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों।
ग्रुप ए को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है मेरे भाइयों? ब्यूनस आयर्स, हर्बिन, ब्रुसेल्स, ब्रासिलिया। मेरे भाइयों कल मैंने ब्रुसेल्स के बारे में आपको पढ़ाई दिया था। इसकी अर्जेंटीना की जो राजधानी होगी वो ब्यूनस आयर्स होगी मेरे भाई, वो ब्यूनस आयर्स होगी, जो कि मैंने आपको कल बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के बारे में बता दिया था। ये आपको याद रखना है। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बहुत ही अच्छा शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है ये। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, वो विद्यालय सॉरी कितने विद्यालय मेरे भाइयों? वो हैं 5। वो हैं 5 मेरे भाइयों, वो हैं 5। वो कितने हैं? 5। वो कितने हैं? 5। वो कितने हैं? 5। चंडीगढ़ हो जाएगा, हैदराबाद, कोलकाता मेरे भाई, कोलकाता हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, हैदराबाद, कोलकाता। एक मिनट रुकना भाई मेरे भाई। ठीक है, गाजियाबाद हो जाएगा मेरे भाई, और जयपुर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। भारत में कितने गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? वो हैं 5, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद और जयपुर। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी क्या है? काठमांडू तो नहीं है, मस्कट भी नहीं है, लीमा भी नहीं है, वियंतियाने है। वियंतियाने है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। सबको पता होगा, बिल्कुल एकदम नॉलेज सामान्य सा क्वेश्चन है। जो 18 साल के कम के बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, तो उनका जो अधिकार होता है वो क्या मानवाधिकार क्या कहलाता है? वो होता है बाल अधिकार कहलाता है मेरे भाइयों। क्या कहलाता है? वो बाल अधिकार कहलाता है मेरे भाइयों। बाल दिवस बाल अधिकार कहलाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपका 14 नवंबर को। ये आपको याद रखना है मेरे भाइयों, ये आपको याद रखना है। तो हम बगैर देरी किए हुए अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे भाइयों क्लास कैसा लगा। कल दोबारा प्रैक्टिस सेट 19 लेके आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए सुपर स्काई क्लासेस सुपर टीचर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।